नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 28 अगस्त 2018 को आता सेकंड शिफ्ट में। इसके भी अपन ने 60 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की, और इससे पहले के सभी शिफ्टों को भी अपन देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। और साथ ही अगर प्ले लिस्ट से देखना चाहो तो आपको प्ले लिस्ट से भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है, डीसी शंट मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है। डीसी शंट मोटर होती है, उसका आमतौर पर उपयोग कहाँ किया जाता है। क्रेन में, विद्युत ट्रैक्शन में, एलिवेटर्स में, खराद मशीन में या वायु संपीड़क में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, डीसी शंट मोटर का उपयोग आमतौर पर किया जाता है खराद मशीन में। कहाँ किया जाता है? खराद मशीन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सा परीक्षण करना है। ऑप्शन ए दे रखा फील्ड टेस्ट, बी दे रखा ड्रॉप टेस्ट, सी दे रखा रीजनरेटिव टेस्ट, डी दे रखा ब्रेक टेस्ट, ई दे रखा नो लोड टेस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रॉप टेस्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बलों द्वारा लेमिनेशन सेट के कंपन से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, वाइट शोर, हम शोर, जूम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। चुंबकीय बलों द्वारा लेमिनेशन सेट के कंपन से उत्पन्न होने वाले शोर को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम शोर। क्या कहा जाता है? हम शोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक संधारित्र कैसा होता है। एक फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसका प्रारंभिक संधारित्र कैसा होता है, कैपेसिटर कैसा होता है। ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, बी दे रखा है सिरेमिक कैपेसिटर, सी दे रखा है पेपर कैपेसिटर, डी दे रखा है माइका कैपेसिटर, ई दे रखा है पॉलीकार्बोनेट कैपेसिटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर का सापट किसका बना होता है। एक इंडक्शन मोटर होती है, उसका सापट किसका बना होता है। जंगरोधी इस्पात का, कार्बन इस्पात का, कास्ट आयरन का, एल्यूमिनियम का या लोहा का। करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है सापट? कार्बन इस्पात का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी तीन फेज 440 वोल्टेज 50 हर्ज इंडक्शन मोटर में 6% स्लिप है, तो रोटर विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। रोटर विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, रोटर विद्युत धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। जब फ्रीक्वेंसी दे रखी है और स्लिप का मान दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होगा। फ्रीक्वेंसी गुणा स्लिप। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी गुणा स्लिप। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ज, गुणा स्लिप का मान दे रखा है 6%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगा देंगे? 100। अर्थात ये कितनी बार कट जाएगा? 50 से 2 बार। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 हर्ज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? रोटर फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी गुणा स्लिप। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी गुणा स्लिप। तो फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 50 हर्ज, गुणा स्लिप का मान दे रखा है 6%। तो 6 बटे परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे? 100। 50 से 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा 3 हर्ज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन आर्क लैंप का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है घरेलू प्रकाश में, सड़क प्रकाश में, सिनेमा प्रोजेक्टर में, छाया चित्रण में, औद्योगिक प्रकाश में। तो कार्बन आर्क लैंप होता है, उसका उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेमा प्रोजेक्टर में। कहाँ किया जाता है? सिनेमा प्रोजेक्टर में। अगला क्वेश्चन है,
धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों में स्थापित उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कैप फैन से, बी दे रखा है डी सुपर हीटर से, सी दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, डी दे रखा है रीहीटर्स, ई दे रखा है साइलेंसर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आमतौर पर विद्युत बल्ब में भरे जाने वाली गैस कौन सी? आमतौर पर विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम? तो कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज एचआरसी कार्ट्रिज प्रकार के फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है? 11 केवी पर, 33 केवी पर, 66 केवी पर, 132 केवी पर या 415 वोल्टेज पर? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 केवी पर। किस पर किया जाता है? 33 केवी पर उच्च वोल्टेज एचआरसी कार्ट्रिज प्रकार के फ्यूज का उपयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एल्यूमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लक्स को संयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का उपयोग मुश्किल होता है? क्रिम्पिंग टूल का, कट फाइल, सेंटर पंच, मेलेट या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिम्पिंग टूल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है तांबे के तार का भू प्रतिरोध कितना होता है? भू प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम या 6 ओम? तो तांबे के तार का भू प्रतिरोध कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कोबाल्ट एक खालिस्तान पदार्थ का एक उदाहरण है। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों कोबाल्ट एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। क्या है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। क्वेश्चन आया श्रेणी क्रम में 9 माइक्रोफेरड और 18 माइक्रोफेरड कैपेसिटेंस के दो संधारित्रों की कुल कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस ज्ञात करना है कुल, जो कि दो संधारित्र दे रखे हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में ज्ञात करने के लिए क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2। क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 का मान कितना दे रखा है? 9 प्लस C2 का 18। जब इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? लघुत्तम 18 9 में चला जाएगा 2 बार, प्लस 18 में जाएगा 1 बार। कितना हो जाएगा? ऊपर 3/18। इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18/3। कितना हो जाएगा? 18/3 अर्थात 6 माइक्रोफेरड। करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 माइक्रोफेरड। और दोस्तों इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, अगर दो दो कैपेसिटेंस दे रखे हैं और श्रेणी क्रम में दे रखे हैं तो सीटी इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अर्थात कुल कैपेसिटेंस इस प्रकार से ज्ञात करेंगे C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। इस प्रकार से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से भी आप राइट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है SCR का विस्तार क्या है? SCR होता है उसका फुल फॉर्म बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि SCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है लुमिनस ऊर्जा के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है लुमिनस फ्लक्स, बी दे रखा है लुमिनस इंटेंसिटी, सी दे रखा है ल्यूमेन, डी दे रखा है इल्यूमिनेशन, ई दे रखा है फ्लक्चुएशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूमिनस फ्लक्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है 50 चक्कर प्रति सेकंड उत्पन्न करने के लिए 6 ध्रुव अल्टरनेटर को किस गति पर संचालित किया जाना चाहिए?
किस गति पर संचालित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको गति ज्ञात करके बताना है, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गति ज्ञात करना है तो क्या होगा, एन बराबर एफ इंटू 120/p। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज और पोल्स की संख्या दे रखी है 6। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज गुणा 120 पोल्स की संख्या 6, 6×2 = 12, अर्थात 20 बार कट जाएगा। तो 50 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आरपीएम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 आरपीएम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किस प्रकार से जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से, विद्युतीय रूप से, ए और बी दोनों, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। तो किस प्रकार से जुड़ी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय रूप से व विद्युतीय रूप से, दोनों प्रकार से जुड़ी होती है एक ट्रांसफार्मर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रियोस्टेट का प्रतीक क्या है। इनमें से प्रतीक चिन्ह बताना है रियोस्टेट का। तो रियोस्टेट का प्रतीक चिन्ह होगा ऑप्शन नंबर ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिए गए सर्किट में केवीएल का उपयोग करके आर का मान पता लगाइए। तो आर का मान पता लगाना है, जहां दे रखा वोल्टेज दे रखा 50 वोल्टेज, आई का मान दे रखा 2 एम्पियर, साथ ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोधक किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें भी आर का मान ज्ञात करना है। इस आर का मान ज्ञात करना है। तो इस आर का मान ज्ञात करके बताइए कि कितना होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल प्रतिरोध की, अर्थात आर टी बराबर होगा V/I। टोटल आर ज्ञात करेंगे, टोटल प्रतिरोध, तो आर टी बराबर V/I हो जाएगा। तो V का मान कितना दे रखा है, 50 प्लस सॉरी बटे आई का मान दे रखा है 2 एम्पियर। तो जब इसको करेंगे तो 25 हो जाएगा, टोटल मान कितना हो जाएगा 25। उसके बाद इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए जोड़ते हैं, 5 और 3 8 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 7 19 कितने हो जाएंगे 19। और टोटल मान कितना आया है 25। तो 25 में से 19 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा 6 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ब्रीदर में निम्न रासायनिक यौगिकों में से किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सिलिका जेल का, नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ब्रीदर में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका जेल का। किसका उपयोग किया जाता है, सिलिका जेल का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बूस्टर्स मुख्य तौर पर होते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर्स या इंडक्शन मोटर्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर होते हैं। बूस्टर क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसमिशन लाइनों को सहायता देने के लिए लकड़ी के पोलों का प्रयोग इस वोल्टेज तक किया जाता है। कितने वोल्टेज तक किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 440 वोल्टेज, 11 kV, 22 kV, 33 kV या 66 kV। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 kV तक। कितनी केवी तक, 22 kV तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर पावर को क्यों फीड करता है, पावर प्लांट, सब स्टेशन, सर्विसमैन, जनरेटिंग सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स या इन सब। तो एक किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर पावर को क्या क्यों फीड करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत सर्किट की सततता सामान्य तौर पर किसके द्वारा जांची जाती है,
ओम मीटर द्वारा, एमीटर द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, मेगर द्वारा या पोटेंशियोमीटर द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टीम टरबाइन किसी अल्टरनेटर के लिए कपल किया जाता है। अल्टरनेटर खालिस्तान में परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? एसी से डीसी, डीसी से एसी, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, या हाइड्रो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीम टरबाइन किसी अल्टरनेटर के लिए कपल किया जाता है, तो अल्टरनेटर किसको परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सैटेलाइटों के लिए खालिस्तान ऊर्जा के स्रोत है। सोलर सेल, फ्यूल सेल, एडिसन सेल, क्रायोजेनिक सेल, इनमें से कोई नहीं। तो सैटेलाइटों के लिए क्या कौन सी ऊर्जा के स्रोत है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर सेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज होता है, किसके बराबर होता है? फेज फेज वोल्टेज का 3 गुना, फेज वोल्टेज के बराबर, फेज वोल्टेज का √3 गुना, ऑप्शन डी दे रखा है, लाइन करंट का 3 गुना, फेज वोल्टेज का वर्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज कैसा होता है, किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज वोल्टेज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फेज वोल्टेज के बराबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ड्राई सेल का ईएमएफ होता है। ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है? शुष्क सेल का। ड्राई सेल को क्या कह सकते हैं? शुष्क सेल। तो इसका ईएमएफ कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, परमियंस के खालिस्तान एनालॉग्स होता है। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रिलेक्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? हेलिक्स नियम, एंड नियम, राइट हैंड ग्रिप नियम, फेराडे नियम या लेंज का नियम? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा राइट हैंड ग्रिप नियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग में समानांतर पथ होते हैं जो कि खालिस्तान के समान होते हैं। वाइंडिंग की संख्या के, बरसों की संख्या के, स्लिप रिंग्स की संख्या के, पोल्स की संख्या के या फेजों की संख्या के? तो लैप वाइंडिंग में समानांतर पथ होते हैं जो किसके समान होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल्स की संख्या के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? पोल्स की संख्या के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से क्या डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन है? इनमें से डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन क्या है? वेल्डिंग, बूस्टर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ट्रैक्शन या घरेलू प्रकाश? तो डीसी शंट जनरेटर का एप्लीकेशन कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैक ईएमएफ खालिस्तान का विरोध करता है। किसका विरोध करता है बैक ईएमएफ? करंट का, लागू ईएमएफ का, टॉरक का, टर्मिनल वोल्टेज का या गति का? तो किसका विरोध करता है? राइट आंसर हो जाएगा लागू ईएमएफ का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्तियों पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए किसी ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के कोर प्रयोग किए जाते हैं? एल्यूमिनियम कोर, आयरन कोर, वायु कोर, ओपन टाइप या तांबा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वायु कोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों की वरीयता दी जाती है जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसको वरीयता कब दी जाती है? उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, न्यून आरंभिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, टॉर्क शून्य हो, लोड भारी हो या लोड
न्यू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकता होने पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वरीयता दी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें सामान्य तौर पर खालिस्तान का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है? स्टील टावर का, लकड़ी के पोल का, आरसीसी पोल का, आयरन पोल का या तांबे के पोल का। तो भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें किसका उपयोग करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आरसीसी पोल का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर मिलता है रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, दलदली इलाकों में, घास के मैदानों में या निचले इलाकों में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर मिलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी इलाकों में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट ब्रेकर सामान्य तौर पर कब संचालित होता है? एक सर्किट ब्रेकर होता है वह सामान्य तौर पर कब संचालित होता है? ऑप्शन ए दे रखा, जब पावर की आपूर्ति की जानी होती है। बी दे रखा, जब लाइन का परीक्षण करना होता है। सी दे रखा, जब स्विच को ऑन करना होता है। डी दे रखा, जब कभी भी लाइन में त्रुटि उत्पन्न होती है। ई दे रखा, जब कभी पावर आपूर्ति विफल होती है। तो सर्किट ब्रेकर सामान्य तौर पर कब संचालित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब कभी भी लाइन में त्रुटि उत्पन्न होती है तो सर्किट ब्रेकर सामान्य तौर पर संचालित हो जाता है। क्या हो जाता है? संचालित हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में गति को खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है। एनोमीटर, टैकोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर या वाट मीटर। तो डीसी मशीन में गति को किसके द्वारा मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैकोमीटर द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।